Hi everyone, welcome back to your channel Diverse Mentor Priya. In this video, we will discuss about a topic that name is biodiversity. Its Hindi mean जैव विविधता. जैव विविधता एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो आपका पेपर होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी. अगर आपको बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन नहीं पता है और इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप पर्यावरण का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको मिस करने वाले हैं. अगर आपने बायोडाइवर्सिटी नहीं पढ़ा है तो आप पर्यावरण का पेपर किसी भी एग्ज़ाम्स का हो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं. तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जैव विविधता क्या होता है. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, हमेशा ही रहती है, कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें. वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है. तो किसी भी स्थान पर पाया जाने वाला जीव वहाँ के पर्यावरण व पारिस्थितिकीय तंत्र में आपसी सामंजस्य बनाकर रहता है, उसे जैव विविधता कहा जाता है. I'll repeat once. किसी भी स्थान पर पाया जाने वाला जीव वहाँ के पर्यावरण व पारिस्थितिकीय तंत्र में आपसी सामंजस्य बनाकर रहता है, जिसे जैव विविधता कहा जाता है. विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखा के पास 7% उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती हैं. एंडेमिक प्रजातियों विशेष जीव के आधार पर भारत का विश्व में स्थान जो है वो 11वां है. ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार समझा रही हूँ कि किसी भी स्थान पर पाया जाने वाला जीव वहाँ के पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र में आपसी सामंजस्य बनाकर रहता है, जिसे जैव विविधता कहा जाता है. विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखा के पास 7% उष्णकटिबंधीय वनों में एंडेमिक प्रजातियों विशेष जीव के आधार पर भारत का विश्व में स्थान जो है वो 11वां है. जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में पारित हुआ है. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003 में पारित हुआ, जिसका मुख्यालय जो है चेन्नई में है. जैव विविधता को देखिए 3 भागों में बांटा गया है. आपका पहला है जीवीय, दूसरा है प्रजातीय, तीसरा है आपका पारिस्थितिकीय. तो जो आपका जीवीय है वो है जीव के स्तर पर, प्रजातीय आपका पारिस्थितिकीय स्तर पर है और तीसरा आपका जो पारिस्थितिकीय है वो महाद्वीप स्तर पर है. अब जीव का जो संरक्षण है वो देखिए किस तरह से किया जाता है. तो जो जीव का संरक्षण है वो 2 तरीकों से किया जाता है. पहला है आपका स्वस्थानीय, दूसरा है आपका परस्थानीय. तो इन सीटू और एक्स सीटू जो आपके जीव का संरक्षण है, इन सीटू आपका स्वस्थानीय होता है, एक्स सीटू आपका परस्थानीय होता है. जीवों को अपने ही आवास में सुरक्षित रखना आपका इन सीटू कहलाता है और एक्स सीटू जो होता है वो कृत्रिम तरीके से बचाने की कोशिश होती है. राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव विविधता क्षेत्र, जंगल, कि ये जो आपके इन सीटू हैं यानी कि जीवों को अपने ही आवास पर सुरक्षित रखना, उसके अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य आते हैं, जैव विविधता क्षेत्र, जंगल आदि आते हैं. और जो हमारा एक्सीटू आपका जो है मैनर जो है वो है कि कृत्रिम तरीके से बचाने की कोशिश, तो उसमें आपका वानस्पतिकीय उद्यान, चिड़ियाघर आ जाता है, नर्सरी आता है, हर्बेरियम आता है, बीज बैंक है, अंडे बैंक है, टिप्पू कल्चर है तथा फिर आपका है क्लोनिंग. तो ये सब आपके क्या आते हैं, एक सेकेंड. एक्सी2 में ये सभी आपके सम्मिलित हैं. दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया था. आप लोग फिर से एक बार ध्यान से ये, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है वे है कि दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया था. अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है.
जैव विविधता का मापन देखिए किस तरह से किया जाता है। तो जैव विविधता का जो मापन है वो 3 तरीके से होता है। पहला है जैव विविधता क्षेत्र यानी जीवों की संख्या का मापन। दूसरा है जैव विविधता क्षेत्र में जो है कारकों या स्रोतों के आधार पर होने वाला परिवर्तन। एंड द थर्ड वन इज जीवों का एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे में गमन, प्रादेशिक। जैव जो जीवों की संख्या का मापन है वो आवास में है। दूसरा है कि परिवर्तन आवास परिवर्तन है। एंड द थर्ड वन इज प्रादेशिक, वो आपका प्रादेशिक लेवल पे है। फिर है जैव विविधता ह्रास के कारण जो है कि जैव विविधता का जो इम्प्लीशन है उसके कारण क्या है कि मानव जनित है, प्राकृतिक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इम्प्लीशन। पहला आपका है मानव जनित, दूसरा है आपका प्राकृतिक। अब मानव जनित देख लीजिएगा कैसे है कि आर्थिक दोहन से है, शिकार व तस्करी से है, आवासीय विकास से है, तटीय क्षेत्र का विकास से है। प्राकृतिक जो है वो देखिए कैसे होगा कि प्राकृतिक में आपका भूकंप आता है, ठीक है, भूस्खलन हो जाता है, हिमस्खलन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, जलवायु परिवर्तन आते हैं। ये प्राकृतिक कारण आपसे पूछ लिए जाते हैं कि जैव विविधता के इम्प्लीशन का प्राकृतिक कारण क्या है, तो वो है हमारा भूकंप है, हिमस्खलन है, बाढ़ है, जलवायु परिवर्तन आदि हैं। जो प्रमुख आपके जैव विविधता सम्मेलन हुए थे वो देख लीजिएगा कब से कब हुए थे। तो देखिए यहाँ पर आपका है कि पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था 1992 में। ये पृथ्वी सम्मेलन आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। फिर है आपका बहमास सम्मेलन जो है वो हुआ था 1994 में, ठीक है। फिर है आपका जो कार्टोजेना का प्रोटोकॉल हुआ था वो 1999 में हुआ था। फिर है आपका नगोया प्रोटोकॉल आईची लक्ष्य जो था वो है 2010। हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन आपका 2012 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका वन्य जीव संरक्षण जो है वो देख लीजिए कि यहाँ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट आपके जो है वन्य जीव संरक्षण होते हैं। राष्ट्रीय पार्क हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसके अंतर्गत जैव मंडल आधार हैं। तो जो मानवीय गतिविधियों से मुक्त होते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो सीमित मानवीय गतिविधि पे आधारित है। जैव मंडल जो आपके आधार हैं वो है सरकारी नियंत्रण परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य संभव। फिर है आपका देखिए यहाँ पर मैंने एक ग्राफ दिया हुआ है जिसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है हम लोग क्या करेंगे वन्य जीव संरक्षण को कैसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो संक्रमणीय क्षेत्र आ जाता है, उसमें बफर क्षेत्र होता है, क्रोड होता है, ठीक है। जैसे कि ये आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि ये आपका क्रोड है, ये आपका बफर क्षेत्र है, ये आपका संक्रमणीय क्षेत्र है। तो प्रशासन के साथ जो मानवीय गतिविधियाँ होती हैं वो आपके संक्रमणीय क्षेत्र में आती हैं। फिर जो आपके सीमित मानवीय जो गतिविधियां हैं वो आपके बफर क्षेत्र में आती हैं, और जो मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है जिसमें, तो वो क्रोड में नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर है आपके जैव मंडल आधारित जो क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं आपके, ये देख लीजिएगा आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके वन लाइनर के लिए। ये आपके क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में हैं वो हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से इनको डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है। तो जो आपके बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं उनके नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला है आपका नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में है। 1996 में, सॉरी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है आपका नोकरेक, नोकरेक जो है आपका मेघालय राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1988 में हुई थी। फिर है नंदा देवी, नंदा देवी जो है वो मेघालय उत्तराखंड में है। 1988 में इसकी भी स्थापना हुई थी। फिर है आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1989 में। फिर है आपका मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है, तटीय क्षेत्र में 1989 इसका जो है वर्ष है। सुंदरवन जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है, ये 1989 में है। फिर है आपका मानस जो है असम में है, 1989। फिर है आपका सिमलीपाल उड़ीसा में है, 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है आपका डिब्रू सेखोवा असम में है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर है आपका दिबाग अरुणाचल प्रदेश, 1998। नेक्स्ट आपका है जो पंचमढ़ी है,
पंचमढ़ी जो है आपका मध्य प्रदेश में है, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है, 2000 इसका वर्ष है। अगस्त मलाई जो है वो केरल तमिलनाडु में है, 2001 ये वर्ष है। फिर है आपका अचना कमार जो है आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में 2005 में है। फिर है कच्छ गुजरात में 2008 में है। फिर है शीत रेगिस्तान जो है हिमाचल प्रदेश, 2009 में इसकी स्थापना हुई है। फिर आपका शेष चलम पहाड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में 2010 में हुई थी। पन्ना जो है आपका मध्य प्रदेश में है और 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपके जो थे थोड़े से इम्पॉर्टेंट जो आपके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और कब ये बनाए गए हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल स्टडी करनी है। फिर है आपका विश्व धरोहर अधिसमय में शामिल भारत में जैव विविधता संबंधी स्थल, कि विश्व धरोहर में जो भारत से स्थल शामिल हैं वो कौन कौन से हैं। तो विश्व धरोहर में जो है वो आपके कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम, सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, पश्चिमी घाट जो है आपका ग्रेट हिमालयन पार्क जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, पश्चिमी घाट जो है आपका सह्याद्री पर्वत पे है। और जो यहाँ पे नोट आपका एक दिया गया है ये देख लीजिएगा किससे रिलेटेड है। तो नीलगिरी जो है, नोकरेक, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अगस्त मलाई, अचना कमार, अमरकंटक, कंचनजंगा आदि जो हैं ये BSR यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं। भारत में जैव आरक्षित क्षेत्र जो हैं वो 18 हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। फिर है भारत में जो एलिफेंट रिजर्व हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं। तो भारत में जो एलिफेंट रिजर्व हैं हमारे वो देख लेते हैं कहाँ पर हैं। तो राज्य इधर दिए गए हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपके एलिफेंट रिजर्व हैं। उड़ीसा में देखते हैं कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व हैं। तो उड़ीसा में है आपका मयूरगंज, ठीक है। फिर है आपका बैतरणी, महानदी, दक्षिण उड़ीसा, संबलपुर, ये आपके उड़ीसा में एलिफेंट रिजर्व हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपका कामेंग है, दक्षिणी अरुणाचल है। मेघालय में आपका गारो पहाड़ी है, खासी पहाड़ी है। कर्नाटक में आपका मैसूर है। केरल में आपका वायनाड है, नीलांबर है, अन्नामुड़ी है, पेरियार है। पश्चिम बंगाल में आपका मयूर झरना है, पूर्वी द्वार है। झारखंड में सिंहभूम है। छत्तीसगढ़ में आपका बादल खोल है, तमोर पिंगला है, लेमूर है। फिर नेक्स्ट आपका है नागालैंड में जो आपका है वो है आपका इंटकटी, ठीक है, नागालैंड में आपका इंकटी है। नेक्स्ट है आपका असम में आपका सानितपुर है, दिहाक पटकई है, चिरांग रिपू है, काजीरंगा, कार्बी अलंगा है। फिर आपका घनसिरी लुंडिंग है। आपका तमिलनाडु में जो आपका नीलगिरी है, अन्नामलाई है, श्रीविल्लीपुथूर है, कायम्बटूर है। आंध्र प्रदेश में आपके रॉयल है, उत्तराखंड में शिवालिक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि देखिए उत्तराखंड में जो शिवालिक है ये आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। असम के जितने भी एलिफेंट रिजर्व हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं आपके, और इधर आपका जो केरल के हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। फिर आपके जो आर्द्र भूमियाँ, आर्द्र आप लोग समझते हैं जिसको हम लोग नमी कहते हैं। तो आर्द्र भूमियाँ जो हैं वो देख लेते हैं कि क्या होती हैं। 15 राज्यों में 26 पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जो स्थायी रूप से या वर्ष के कुछ महीनों तक जलमग्न रहता है आर्द्र भूमियाँ कहलाती हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नमी होती है। तो पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जो स्थायी रूप से या वर्ष के कुछ महीनों तक जलमग्न रहता है आर्द्र भूमियाँ कहलाती हैं। जैसे कि आपका दलदली या पीठ भूमि आदि होता है, ठीक है, दलदली या पीठ भूमि आदि। भारत की सबसे छोटी जो आर्द्र भूमि है वो है आपकी रेणुका आर्द्र भूमि, हिमाचल प्रदेश में है। और भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है बम्बनाद आर्द्र भूमि जो केरल में है। फिर है आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो हैं केवलादेव राजस्थान, लोकटक मणिपुर। देश में आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है वो गुजरात है। फिर है आपका रामसर जो साइट्स हैं, रामसर साइट्स में 26 यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई। रामसर साइट्स में आपके 51 प्लस हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। रामसर साइट्स में जो आपके स्थल हैं वो आपके कितने हैं, 51 से ज़्यादा हैं।
फिर है आपका रामसर जो सम्मेलन है वो 1971 ईरान में हुआ था। ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। रामसर साइट अगर आपसे पूछा जाए किससे संबंधित है, तो रामसर साइट जो है वो आर्द्र भूमि से संबंधित है। अंतःस्थलीय आर्द्र भूमियों का जो क्षेत्रफल है वो तटीय आर्द्र भूमियों से अधिक होता है। अब आर्द्र भूमियाँ देखें दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्थलीय होती हैं तथा तटीय होती हैं। अंतःस्थलीय के अंतर्गत जो आती हैं आर्द्र भूमियाँ वो हैं झील, तालाब, गोखुर, जलाशय, झील, दलदली, कीचड़ युक्त। और जो तटीय में आपके मैंग्रोव हो गए, एस्चुरी हो गया, प्रवाल भित्ति हो गया, लैगून, खाड़ी, जलीय कृषि, ये आपके तटीय में आते हैं। तो आर्द्र भूमियाँ भी दो प्रकार से बटी हुई हैं। अब देख लेते हैं हमारी जो आर्द्र भूमि है और उनके राज्य कि कौन सी आर्द्र भूमि कौन से राज्य में स्थित है। तो जम्मू एवं कश्मीर में जो देखते हैं वुलर झील है, तो तसो गोरीरी झील है, होकेरसर आर्द्र भूमि है, सिरुनगर मानसर झील है। राजस्थान में सामर झील है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ओडिशा में चिल्का झील है, भीतरकनिका मैंग्रोव है, आंध्र प्रदेश में कोलूरू झील है, असम में दीपार झील है, तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल आर्द्र भूमि है, पोन डैम झील है, रेणुका जो सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पंजाब में हरिके झील है, कृत्रिम आर्द्र भूमि है, वो कृत्रिम आर्टिफिशियल है। कांजली है, रोपुर है, त्रिपुरा में आपके रुद्र सागर झील है, मणिपुर में लोकटक झील है, उत्तर प्रदेश में अपर गंगा सिटी नदी जो आपकी है ब्रिज घाट से नरोरा है वहाँ पर। फिर है यहाँ पर केरल में देख लेते हैं अष्टमुदी है, षष्टम कोट्टा है, बेम्बनाद है जो सबसे बड़ी है। सबसे छोटी आपकी आर्द्र भूमि जो है वो है रेणुका और सबसे बड़ी जो है वो बेम्बनाद है, ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि है, मणिपुर में लोकटक है, उत्तर प्रदेश में अपर गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोरा है, मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि है, गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। फिर आपके जो हॉट स्पॉट हैं यानी कि जो आपके जैव विविधता से रिलेटेड जो आपके हॉट स्पॉट होते हैं यानी कि जो प्रदेश ऐसे होते हैं यानी कि मेगा डाइवर्सिटी जो स्थान होते हैं उनको हम लोग बायोडाइवर्सिटी में हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। हॉट स्पॉट इन द सेंस कि जहाँ पौधों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की स्थानिक प्रजाति उपलब्ध हो, जहाँ पौधों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की स्थानिक प्रजाति उपलब्ध हो उसे हॉट स्पॉट कहते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट को हम लोग मेगा डाइवर्सिटी प्रदेश या मेगा डाइवर्सिटी स्थान भी कहते हैं। हॉट स्पॉट जो निर्धारण व आधार है वो 3 प्रकार से है, जीवों की कुल संख्या के आधार पर, विशिष्ट प्रकार की प्रजाति पर, प्रजातियों की संख्या जो खतरे में है। फिर हॉटस्पॉट देख लेते हैं, 2 प्रकार में बटा हुआ है, भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट्स जो हैं तथा विश्व के प्रमुख हॉटस्पॉट। एक तरफ आपके भारत के दिए हैं, दूसरी तरफ आपके विश्व के हॉटस्पॉट दिए गए हैं। पहला है पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड एवं म्यांमार भारत सीमा अपवादिक स्थिति में भारत के हॉटस्पॉट के तहत शामिल किए जाते हैं। तथा जो यहाँ के विश्व के प्रमुख हॉटस्पॉट हैं मेडागास्कर है, फिलीपींस है, सुडालैंड है, ब्राज़ील का अटलांटिक वन है, कैरेबियन प्रदेश है, म्यांमार, भारत, पश्चिमी घाट, तंजानिया, केन्या का पूर्वी व तटीय वन। हॉटस्पॉट जो होता है वो आपका सागरीय जैव विविधता है। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट्स हैं, तो 50 हैं। भारत में 2 हैं, लक्षद्वीप एवं अंडमान द्वीप। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो नोट है आपके लिए वो है कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क अगर पूछा जाता है तो वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे पहले हम लोग हेली नेशनल पार्क के रूप में जानते थे। पहले इसका नाम जो था वो था हेली नेशनल पार्क, बाद में इसका संशोधन करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क नाम रखा गया। बाघों का जो सर्वाधिक घनत्व है वो औरंग बाघ अभ्यारण्य असम में है। सबसे बड़ा बाघ जो अभ्यारण्य है वो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है तो हेमिस जम्मू कश्मीर में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अगर बात की जाए तो वो है साउथ बेंटन जो अंडमान व निकोबार में। भारत का समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है वो कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। फिर आपका जैव विविधता ह्रास के जो प्रभाव हैं वो क्या हैं कि इसकी वजह से इम्प्लीशन से कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो पहला प्रभाव जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग का यानी कि वैश्विक तापमान, दूसरा है ओजोन परत में छिद्र, तीसरा है जलवायु परिवर्तन, चौथा है अम्लीय वर्षा।
अब इससे देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, तो ग्रीन हाउस गैसें जो सूर्य के द्वारा प्राप्त विकिरण को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती हैं, फलस्वरूप वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है, जिसे वैश्विक तापमान व ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब देखिए हरित गृह गैस क्या आता है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे 6 गैसें होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस मानी जाती हैं। ठीक है, 6 गैस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस मानी जाती है। कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है जिसको CH4 कहते हैं, जल वाष्प है, ओजोन है, O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है जो N2O है। ये आपकी 6 हरित गैसें हैं। अन्य जो हैं वो आपकी हैं हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ठीक है, HFC जिसको बोलते हैं, परफ्लोरोकार्बन जो PFC है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है SF है, आपकी धूल कण है आपके मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न है ये, ठीक है, प्लस CFC गैस जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है इस टाइम पे। ओजोन का जो इम्प्लीशन है ओजोन परत का CFC की वजह से ही हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम लोग CFC को कम से कम यूज़ करें, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ क्या होगा, हमारे लिए ही खतरनाक होगा आने वाले भविष्य के लिए। नोट यहाँ पर जो एक दिया गया है वो है कि PFC का प्रयोग अर्धचालक के निर्माण में, शीतलक उपकरण, एल्यूमीनियम उत्पादन में किया जाता है, और जो SF का उपयोग है वो मैग्नीशियम उद्योग, टेनिस बॉल, जूते का सोल, ट्रक टावर आदि में किया जाता है, ट्रक के टायर आदि बनाने में। फिर है मीथेन जो CH4 है, आर्द्र भूमि, धान का खेत हो गया, बायोमास दहन, लैंडफिल है, आंतों का किण्वन है, फिर आपका दीमक है, फिर आपका कोयला खनन है। ये आपके जो मीथेन है ये बताया जा रहा है कि इन सब में आपको मिलेगी। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला जो देश है वो क्रमशः है, मतलब कि जो सबसे सर्वाधिक है, फिर उससे कम। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश है सबसे पहले चीन है, फिर अमेरिका है, फिर यूरोपीय संघ है। भारत का स्थान अगर पूछा जाए तो चौथे स्थान पर है भारत, फिर है रूस, फिर है जापान। विश्व में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक जो देश क्रमशः हैं प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो कतर पहले नंबर पे है, फिर कराकाओ है, लाटविया है, बहरीन है, UAE है, त्रिनिदाद है तथा टोबैगो है। कोयला जलने से उत्पन्न जो गैसें हैं वो आपकी निकलती हैं, CO2 है, SO2 है, NO2 है। SO2 यह वह ज्वालामुखी से उत्पन्न होती है जो एल्बिडो की मात्रा बढ़ाती है। अब इसके बाद देख लेते हैं टॉपिक जो है वो आपका अम्लीय वर्षा है, कि अम्लीय वर्षा जो होती है क्यों होती है, अम्लीय वर्षा से क्या क्या चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है, और अम्लीय वर्षा कराने वाली गैसें कौन कौन सी हैं। तो अम्लीय वर्षा कराने वाली जो गैसें हैं वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, फिर है नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर है नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर के जो स्रोत हैं वो आपके सागर हैं, ज्वालामुखी हैं, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन है। नाइट्रोजन के जो स्रोत हैं वो आपके तड़ित झंझा हैं, ज्वालामुखी हैं, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन है। फॉर्मिक अम्ल के स्रोत हैं बायोमास दहन द्वारा। अब अम्लीय वर्षा के देखते हैं प्रभाव क्या क्या हैं, कि अम्लीय वर्षा से क्या क्या प्रभावित है। तो त्वचा पर जो है फफोले पड़ना, यानी कि आपको स्किन डिसीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, फंगस की। फिर है मथुरा रिफाइनरी का भी एक बड़ा सोर्स है, क्योंकि ताजमहल पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, मथुरा में जो एक रिफाइनरी जो है एक फैक्ट्री वहाँ पर है, उसकी वजह से अम्लीय वर्षा हो रही है, क्योंकि काफ़ी गैस निकल रही है उससे। और ताजमहल का पीला पड़ जाना ये भी एक अम्लीय वर्षा के द्वारा ही है। जलीय जीव जंतु व पेड़ पौधे ये सब इनसे प्रभावित होते हैं, अम्लीय वर्षा से ये सब प्रभावित होते हैं। फिर है आपका जो कृत्रिम वर्षा है, मेघ बीज, यानी कि जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है वो देखिए किस टाइप से है। तो कृत्रिम वर्षा जो है वो सिल्वर आयोडाइड जो आपको AgL है, शुष्क बर्फ है, ठोस CO2 है, एल्किल हैलाइड, फिर आपके जो गर्म वर्षीय जो बादल होते हैं तथा शीत वर्षा बादल। ठीक है, सिल्वर जो है आपके आयोडाइड जो है उससे गर्म वर्षीय बादल होते हैं, तथा शुष्क बर्फ जो और एल्किल हैलाइड से आपके शीत वर्षा बादल बनते हैं।
नेक्स्ट है आपका ओजोन परत। एक जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आई थिंक आप सभी के लिए, क्योंकि ओजोन जो आपकी लेयर है वो आपको पता होना चाहिए क्या है। ओजोन लेयर हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, क्या कार्य करती है, और हम लोग किस तरह से ओजोन को हानि पहुंचा रहे हैं, एंड हाउ कैन वी रिड्यूस द इम्प्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कि हम लोग ओजोन लेयर के इम्प्लीशन को कैसे रोक सकते हैं। तो जो ओजोन परत है वो देखिए क्या है। तो समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। डेफिनेशन जो है ओजोन परत की यही है कि समताप मंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन परत है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। वैश्विक जो तापन है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते इसमें लगातार क्षरण हुआ है। क्यों क्षरण हुआ है? क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उसके उत्सर्जन से हमारे ओजोन लेयर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीशन यानी कि क्षरण हुआ है। ओजोन परत संरक्षण की बात जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में की गई थी। कि सबसे पहले अगर बात की जाए कि ओजोन परत के बचाव के लिए बात कहाँ की गई थी और किसने की, तो मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, उसमें सबसे पहले ये ओजोन लेयर की बात की गई थी इसके बचाव में। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देख ले कैसे दिया गया है कि किस तरह से जो है ओजोन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो O3 इज है ना, ओ है O+O2 इज इक्वल टू O3 ओजोन गैस। ओजोन परत जो है वो आपके देखिए कहाँ पे पाई जाती है, तो एक ग्राफ के थ्रू यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जो आपकी ओजोन है O3, ये देखिए क्या होता है, समताप मंडल में पाई जाने वाली है और इसकी पृथ्वी से जो ऊंचाई है वो है आपकी 20 से 30 किलोमीटर। ठीक है, फिर पराबैंगनी किरणों से हमारी यूवी जो रेज़ हैं उससे बचाव करती है। और जो हमारी पराबैंगनी किरणें हैं उनसे देखिए कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। त्वचा का कैंसर होता है, जीन उत्परिवर्तन होता है, मोतियाबिंद जैसी शिकायत होती हैं। अब ओजोन का जो क्षरण है वो CFC के कारण होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओजोन में जो छिद्र हो रहा है वो कहाँ है, तो अंटार्कटिका के ऊपर है। ब्रिटिश टीम द्वारा 1985 में खोज हुई, कि ब्रिटिश टीम जो थी उसने खोज लगाई कि ओजोन में छिद्र हो रहा है, यानी कि ओजोन लेयर में छेद हो रखा है, और वो कहाँ है, अंटार्कटिका के ऊपर है। ये सारे ही क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में बीएड में पूछे भी गए थे। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो ओजोन से रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन के संरक्षण की बात कही गई थी, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। फिर है ओजोन छिद्र के अंटार्कटिका के ऊपर होने के कारण क्या क्या हैं, तो वायु परिसंचरण प्रणाली है, क्लोरीन परिकल्पना है, समताप मंडलीय मेघ परिकल्पना है, सौर कलंक का प्रभाव है, ध्रुवीय वातार्ग है। O3 क्षरण की समस्या से निपटने हेतु जितने सम्मेलन हुए थे वो यहाँ पर दिए गए, आप लोग देख लीजिएगा कि सबसे पहला सम्मेलन जो है वो वियना में हुआ था। वियना सम्मेलन 1985 में है। फिर है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था। फिर है आपका हेलसिंकी सम्मेलन 1989 में हुआ था। फिर है आपका लास्ट लंदन सम्मेलन 1989 में हुआ था। ये सारे ही सम्मेलन जो हैं आपके ओजोन लेयर से रिलेटेड हैं, उसमें संरक्षण की बात करी गई थी। अब देखिए कैसे बताया जा रहा है कि CFC जो है सूर्य का प्रकाश CFCl2 प्लस Cl, फिर Cl+O3 इज इक्वल टू ClO+O2, ClO+O2 इज इक्वल टू 2O3+Cl। ये क्या है आपके जो यहाँ पे रिएक्शंस दिए गए हैं ओजोन लेयर के लिए। तो यहीं पर आपका आज का वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। और आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आके पूछिएगा, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर क्लियर करूँगी। और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।